दोस्तों, सऊदी अरब की दो खूबसूरत मल्लिकाएं जो हुस्न और अदा से इस तरह से दिखती हैं कि कोई भी मर्द देखे तो उन्हें देख करके दीवाना हो जाए, कि कोई भी मर्द उसे देखे तो उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं पाएगा। उनके चेहरे को देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर और उनकी गदराती हुई जवानी को देखकर कोई भी मर्द उन्हें देख करके ललचा जाएगा। लेकिन यहाँ सऊदी अरब की ये जो दोनों मल्लिकाएं होती हैं, वो एक इंडियन लड़के के साथ बहुत ही बुरी तरह से गंदा खिलवाड़ कर रही होती हैं। उसे कमरे में एक रस्सी से जकड़कर बांध देती हैं और कहती हैं कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगी, और जब तुम भूख प्यास से व्याकुल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और दाने दाने के लिए तरसने लगोगे, तब तुम्हें हमारी बातों को मानना ही पड़ेगा। और अगर इसके बावजूद भी हमारी बातों को तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी और हिंदुस्तान की सरजमी पर तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाएगी। दोस्तों, उसके बाद में वह लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह सोचने लगता है कि तब तो मेरी बीवी हमेशा के लिए विधवा हो जाएगी, मेरे माँ बाप कौड़ी कौड़ी के लिए, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे और हमारे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। ये सब सोच करके वह बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और इन सब बातों को सुन करके उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, बहुत ही लाजवाब कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर की है, जहां पर एक छोटा सा गांव होता है जिस गांव का नाम होता है फूलपुर। और उसी फूलपुर गांव में दिनेश नाम का एक लड़का होता है जो अपने माँ बाप के साथ में अपनी जिंदगी को बिता रहा होता है। ऐसे में उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं और उनसे कोई भी काम नहीं हो पाता है। वह इसलिए अपने बेटे दिनेश के एक लड़के से शादी कर देते हैं, जिस लड़की का नाम रूपाली होता है। दोस्तों, रूपाली भी इतनी खूबसूरत होती है कि कोई भी उसे देखे तो वो यह कहता था कि रूपाली को भगवान ने कितनी फुर्सत से बनाया होगा। दोस्तों, ऐसे में दिनेश की शादी रूपाली के साथ में हो जाती है और दिनेश की बारात जाती है और धूमधाम से रूपाली के गांव में जब बारात जाती है तो दिनेश को भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ जाती है। दिनेश के चेहरे को लड़कियां देखती हैं तो कहती हैं कि रूपाली के लिए जो दूल्हा तलाशा गया है वह बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम लड़का है। दोस्तों, उसके बाद जब रूपाली की विदाई होती है तो रूपाली जब अपने ससुराल में आती है और जब दिनेश अपने सुहागरात के कमरे में जाता है तो रूपाली घूंघट को जैसे ही उठाती है और कहता है कि वाह, भगवान ने कितनी फुर्सत से तुम्हें बनाया है, कहीं तुम्हें मेरी नज़र ना लग जाए। और उसके बाद में रूपाली कहती है कि मैं इतनी भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ जितना आप हमारी बखान कर रहे हो, जितना आप हमारी तारीफ़ कर रहे हो। फिर दिनेश कहता है कि नहीं, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर कोई भी कायल हो जाएगा, कोई भी हैरान परेशान हो जाएगा। उसके बाद में दोनों सुहागरात के कमरे में अपने सेज पर बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे होते हैं, दोनों जीने मरने की कसमें खा रहे होते हैं। रूपाली कहती है कि हमसे वादा करो कि हमारे सिवा किसी को भी बुरी नज़रों से नहीं देखोगे। दोस्तों, उसके बाद में दिनेश कहता है कि कैसी बातें करती हो तुम, मैं और वो भी किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह कहता है कि धरती आसमान मौसम बदल जाएंगे लेकिन यह आपका जो दिनेश है वह कभी नहीं बदल सकता। उसके बाद में रूपाली भी कहती है, पतिदेव जी, यदि ऐसी बात है तो मैं तन मन धन से सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहूंगी। कोई भी ऐसी आंच आपके ऊपर नहीं आएगी जो हमारे प्यार में दरार बने। दोस्तों, यह सब बातें सुहागरात के कमरे में करता है और दिनेश अपनी रूपाली को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे प्यार करने लगता है। दोनों एक दूसरे में मदमस्त होकर मुख रसपान करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से लिपट कर अपनी सुहागरात को रंगीन करते हैं। उसके बाद दोनों थक कर सो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद सुबह हो जाती है और पूरे परिवार में खुशी ही खुशी नज़र आती रहती है। और ऐसे में दिनेश का परिवार जो होता है वह बहुत ही गरीबी स्थिति से गुजर रहा होता है, वह बहुत ही परेशान होता है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा दिनेश, तुम ड्राइवरी करते हो लेकिन तुम्हारी इस ड्राइवरी से अपने घर का खर्चा भी बहुत ही मुश्किल से चल पाता है। क्यों नहीं तुम ऐसा करते कि तुम विदेश चले जाओ और विदेश में ही जा करके अपना किस्मत आजमाओ। उसके पिताजी एक एजेंट से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा दिनेश एक अच्छा खासा ड्राइवर है, क्या इसके लिए कोई वीज़ा मिल सकता है।
तो वो एजेंट कहता है क्यों नहीं मिल सकता, मेरा तो यही कारोबार है। आपका जो बेटा है दिनेश वो बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, अगर ये चाहेगा तो इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इसकी ज़िंदगी खुशियों में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद में वह कहता है कि कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद दिनेश को सऊदी अरब भेज दूंगा। दोस्तों बस क्या था, दिनेश के पिताजी अपने थोड़े से ज़मीन को बेच देते हैं और दिनेश को सऊदी अरब में भेज देते हैं। दोस्तों उसके बाद जब दिनेश सऊदी अरब में जाता है और एक हाउस ड्राइवर का काम करने लगता है, दोस्तों ऐसे में जहां पर वह हाउस ड्राइवर का काम कर रहा होता है, यानी कि जिस मालिक के यहाँ गाड़ी चलाता है वह मालिक हमेशा विदेश के दौरे पर ही रहता है। यानी उसका जो कारोबार होता है, जो उसके मालिक का कारोबार होता है, उसका आना जाना अक्सर विदेश में ही हुआ करता था। और वह जो मालिक था वह अपने घर पर कुछ ही लम्हों को बिता पाता था और ज़्यादातर हमेशा के लिए वह दूसरे मुल्कों में ही रहा करता था। इसीलिए वह अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए एक ड्राइवर मंगाता है, जिससे उनकी बेटी और उनकी बीवी को कोई भी तरह की कष्ट न पहुंच पाए, और जहां जाना होगा वह ड्राइवर उनको वहां पर ले जाकर छोड़ देगा और ले भी आएगा। दोस्तों ऐसे में जब दिनेश वहां पर जाता है तो उसका मालिक उसे सारी बातें समझा देता है और फिर वह अपने किसी दूसरे मुल्क में अपनी बिजनेस को करने के लिए निकल जाता है। दोस्तों इधर तो दिनेश होता है उनकी सारी बातों को मानने लगता है, और एक दिन की बात है जो उसका मालिक होता है, जो उसकी बीवी होती है, वह बहुत ही बुरी नज़रों से दिनेश को देखने लगती है। वो कहती है कि दिनेश यहाँ आओ, और कहती है कि दिनेश तुम अब अपने रूम में नहीं और तुम अब हमारे साथ में सोओगे, क्योंकि हम लोगों को अकेले सोने में अच्छा भी नहीं लगता है और अकेले तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा। ऐसे में दिनेश कहता है कि नहीं मालकिन, मैं अपने ही कमरे में खुश हूँ, मैं खाना खाने के बाद अपने ही कमरे में अकेले सो जाऊंगा। लेकिन जो उसकी मालकिन होती है वो कहती है क्या तुम्हें हमसे डर लग रहा है क्या, या तुम्हें हमसे शर्म आ रही है। वो कहता है कि नहीं मालकिन, आप ही के भरोसे तो हमारा परिवार चल रहा है, कैसी बातें कर रही हो आप। फिर वह मालकिन कहती है तो हमारे साथ में ही रहो, अच्छा लगेगा, सब लोग मिलजुल करके साथ में खाना खाएंगे और सब लोग साथ में बातें करेंगे। दोस्तों उसके बाद में दिनेश उनके ही कमरे में सोने लगता है और बहुत ही अच्छी तरीके से दिनेश और माँ बेटी में बात चलने लगती है। दोस्तों एक दिन की बात है, दिनेश उसकी लड़की को उसको कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, और कॉलेज जैसे ही छोड़कर वह आता है तो उसकी मालकिन कहती है कि चलो हमें हमारे ऑफिस छोड़ करके आओ। उसके बाद में दिनेश जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगता है तो वह जो मालकिन होती है, उस सऊदी अरब के सेठ की जो बीवी होती है, दिनेश के हाथ को पकड़ लेती है और दिनेश से कहती है कि दिनेश तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरी एक बात मानोगे। और दिनेश कहता है आप ही की बातों को तो मैं मानने के लिए इंडिया से यहाँ पर आया हुआ हूँ। उसके बाद में वह कहती है कि हमारा जो पति है, हमारा जो शौहर है, वह विदेश में दौरे पर रहता है और घर पर बहुत ही कम आता है, तो तुम मुझे मेरा एक छोटा सा काम करो जिससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पैसे दिया करूँगी। वह कहता है कि बताओ मालकिन क्या बात है। वह कहती है कि तुम हमें खुश कर दो, उसके एवज में मैं तुम्हें उसके बदले में रोज़ के 2 से 3 हज़ार रियाल दिया करूँगी। और वह कहता है कि मालकिन यह नहीं हो सकता है, मैं यह सब नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो मालकिन कहती है कि दिनेश ज़रा अकल लगा कर सोचो और ध्यान से मेरी बातों को सुनो, तुम 1000 रियाल 1200 रियाल पाते हो पूरे महीने में, उसमें तुम्हारे घर का परिवार का खर्चा कैसे चलता है। अगर तुम हमें खुश कर दो तो मैं तुम्हें डेली के 3 से 4 हज़ार रियाल दिया करूँगी। जब दिनेश नहीं मानता है तो वह कहती है कि अगर तुम हमारी बातों को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे मालिक से कह दूंगी कि ये हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था और हमारी इज्जत को लूट लिया है। और उसके बाद में दिनेश बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह कहता है कि ठीक है मालकिन, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको खुश कर देता हूँ। उसके बाद वो औरत दिनेश का हाथ पकड़ करके अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ में जाने के बाद नाजायज संबंध बनाने लगती है, उसके शरीर के साथ में खिलवाड़ करने लगती है और अपने भी शरीर के सारे कपड़े को उतार देती है और अपनी गदराती हुई जवानी को दिनेश के सामने परोसने लगती है। लेकिन दोस्तों दिनेश भी बेचारा बहुत ही ज़्यादा मजबूर था, मरता क्या ना करता। वह मालिक के डर से उसकी बीवी की जवानी को मज़े देने लगता है, उसे खुश करने लगता है और उसके सारे कपड़े उतार करके उसे उसके पति के जैसा सुख देने लगता है।
दोस्तों उसके बाद में वह मालकिन खुश हो जाती है और उसे अपनी अलमारी से 5,000 रियाल निकालती है और दिनेश के जेब में डाल देती है। और दोस्तों दिनेश के पिताजी जब फोन करते हैं, जब मोबाइल से फोन करते हैं कि बेटा तुम 1 महीना हो गया है, तुम एक भी सैलरी नहीं भेजे हो। दिनेश कहता है कि ठीक है पापा जी, ठीक है पिताजी, अगले दिन मैं आपको इंडिया के कम से कम 1 लाख रुपए भेज दूंगा। उसके बाद में जब वह अपने पिताजी को 1 लाख रुपए भेजता है तो घर में खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। उसकी बीवी जो रूपाली होती है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरा पति, मेरा शौहर जो है इतने पैसे भेज दिया है कि जो हमारे पिताजी कभी लाइफ में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। अब हर दिन उसके साथ में, उसके शरीर के साथ में खिलवाड़ करने लगती हैं, यानी कि दिनेश के इज्जत पर डाका डालने लगती हैं, उसको लूटने लगती हैं। ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए चलने लगता है। और एक दिन की बात है, दिनेश अपनी मालकिन को अपनी बाहों में जकड़ करके उसे यौन शोषण कर रहा होता है, यानी कि उसकी जवानी को अपनी बाहों में जकड़ करके उसको सुख दे रहा होता है। तभी उसकी बेटी उसे देख लेती है और देख करके वह दंग रह जाती है। उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वह दरवाजा खोलती है और कहती है कि यह क्या हो रहा है। अपनी माँ को भी डांटने लगती है और उस ड्राइवर को भी डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारी खैर नहीं है, मैं अपने पिताजी से कह करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें जेल के हवालात में बंद करा दूंगी। उसके बाद में दिनेश बहुत ज्यादा डर जाता है, वो कांपने लगता है। लेकिन दिनेश की जो मालकिन होती है, उस लड़की की जो माँ होती है, वह कहती है कि बेटा जरा मेरी बातों को सुनो, तुम इस बात को अगर बताई तो बहुत बुरा हो जाएगा, यह ड्राइवर बेचारा जान से मारा जाएगा। उसके बाद में वह अपनी बेटी को समझाने लगती है, लेकिन दोस्तों बेटी किसी तरह से मान जाती है। और उसके बाद में जब उसकी माँ अपनी बेटी को समझा लेती है तो दूसरे दिन वह लड़की उस ड्राइवर से कहती है कि चलो हमें कॉलेज छोड़ करके आओ। बाद में फिर माँ को ऑफिस छोड़ने जाना। दोस्तों उसके बाद में उसकी माँ कहती है कि देखो दिनेश, तुम हमारी बेटी को जाओ कॉलेज छोड़ करके आओ, उसके बाद में फिर हमें ऑफिस छोड़ने चलो। दोस्तों बस क्या था, दिनेश अपनी मालकिन की जो बेटी होती है उसे अपनी गाड़ी में बिठा करके कॉलेज छोड़ने के लिए निकल जाता है। अब दोस्तों वो जो रास्ते में मालकिन होती है, उसकी जो बेटी होती है, वो दिनेश से कहने लगती है कि दिनेश तुमने हमारी माँ के साथ में बहुत ही गलत काम किया है। लेकिन दिनेश कहता है कि छोटी मालकिन मेरी बातों को सुनिए, मैंने जानबूझ करके नहीं किया है, ये तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से फंसा लिया है और वो मुझे डराने लगी और धमकाने लगी और मैं डर के मारे ऐसा काम किया हूँ, नहीं तो मैं ऐसा काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरी तो बीवी है, मैं ऐसा काम करके क्या करूँगा। लेकिन जो उसकी बेटी होती है वह कहती है कि तुमने जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन मेरी भी बात को गौर से सुनो। तुम जिस तरह से अपनी जवानी का मजा मेरी माँ को देते हो, उसी तरह से अपनी जवानी का मजा मुझे भी दे दो। मेरी भी हवस की भूख को मिटाओ, नहीं तो जरूर से जरूर मैं अपने पिताजी से बता दूंगी। दोस्तों उसके बाद में अब यह दिनेश उसके साथ में भी वैसा ही करने लगता है जैसा उसकी माँ के साथ करता है। कभी उसकी माँ को पहले ऑफिस छोड़ देता है और उसके बाद में उसकी बेटी को अपनी जवानी का मजा देने लगता है और उस छोटी मालकिन की जवानी का मजा दिनेश लेने लगता है। और कभी उसकी बेटी को छोड़ता है, यानी कि दोनों को बारी बारी से शरीर का सुख देने लगता है, उन दोनों की हवस को मिटाने लगता है और दिनेश की भी जो शरीर की जरूरतें होती हैं वह भी पूरे होने लगते हैं। इसमें तीनों लोगों का काम चलने लगता है, तीनों लोग उसी वासना की आग में झुलस रहे होते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में वो दोनों मल्लिकाएं इन्हें पैसे से माला माल कर देती हैं और ये जो दिनेश होता है हर हफ्ते 2 से 3 लाख रुपए अपने घर भेजने लगता है। घर में खुशियों का ठिकाना नहीं होता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आने लगती हैं। दोस्तों जहां पर झोपड़ी हुआ करती थी अब वहां पर एक अच्छा खासा महल तैयार हो जाता है। दोस्तों जब दिनेश अपने माता पिता को फोन पर हंसते हुए देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही फोन कट जाता है तो वह अपनी बीवी के प्रति बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगता है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और एक तरफ वह यह सोचता है कि मैंने सुहाग रात के सेज पर अपनी बीवी से एक वादा किया था और एक कसमें खाई थी कि मैं हमेशा हमेशा तुम्ही से ही प्यार करूंगा और किसी को भी बुरी नजरों से देखूंगा नहीं। लेकिन वह बेचारा यहाँ आकर के बहुत ही ज्यादा फंस चुका था, क्योंकि वो वादा, वो कस्में टूट चुकी होती हैं। लेकिन बेचारा वह भी करता क्या, वो भी कुछ नहीं कर सकता था, वो भी मजबूरी में ऐसा कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों दिनेश बहुत ही ज्यादा चिंता में रहता है और खोया खोया सा रहता है। लेकिन इन दोनों मल्लिकाओं के कहने के अनुसार इन दोनों की जवानी के मजे को देता ही रहता है, लेकिन वह मालकिन भी इन्हें इसके बदले अच्छी खासी कीमत देती रहती हैं। दोस्तों जब इन दोनों मल्लिकाओं के पास पैसों की कमी होने लगती है तो एक दिन जब दिनेश उसकी बेटी के साथ में नाजायज संबंध बना रहा होता है
तभी उसकी माँ देख लेती है और उसके बाद में बहुत ही बुरा हो जाता है। लेकिन फिर दोनों तीनों में समझौता हो जाता है और उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, इसमें कौन सी बुरी बात है, यदि तुम सुख भोग सकती हो तो क्या मैं भी अपनी जवानी का मजा लेना चाहती थी, इसकी जवानी का मजा लेना चाहती थी, दोनों लोग मिल करके इसके साथ मजे लिया करेंगे। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुम हमारी बेटी होकर इस तरीके से तुम मुझसे बातें कर रही हो। दोस्तों, वह कहती है कि मैं तुम्हारे पिताजी से अगर कह दूं तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि यदि मैं बता दूंगी तो भी बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाती और सच में इन दोनों मल्लिकाओं के पास जो पैसा होता है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब वह दोनों एक नया रास्ता ढूंढने लगती हैं। दोनों कहते हैं कि क्यों न इसे मर्द वैश्या का काम कराया जाए, किसी दूसरी महिलाओं का भी भूख शांत कराया जाए और उसके बाद में उनसे जो पैसे मिलेंगे इसको भी दिया करेंगे और हम भी इसकी जवानी का मजा लिया करेंगे। दोस्तों, उसके बाद में जब ये बात दिनेश को पता चलती है कि ये लोग अब हमसे मर्द वैश्या का काम कराना चाहती हैं, यानी इन दोनों महिलाओं को जो माँ बेटी होते हैं इन दोनों को छोड़ करके वह दूसरे औरतों के साथ ऐसा काम करवाना चाहती हैं, तो वह कहता है कि मालकिन, अभी तक तो ठीक ठाक था, लेकिन मैं आप दोनों को चाहे जैसे करूं, लेकिन मैं अन्य महिलाओं के साथ में ऐसा नहीं कर सकता हूं। लेकिन वह कहती है कि दिनेश, जरा सोचो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा रकम मिला करेगी, क्योंकि मेरे ही जैसे सऊदी और भी महिलाएं हैं, जब वो अपनी जवानी की भूख को शांत नहीं कर पा रही हैं, उसके बाद में जब वह नहीं मानता है तो वो लोग उसे मारने लगते हैं और उसे प्रताड़ित करने लगते हैं, उसके साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं, उसे एक कमरे में बंद करके रस्सी से बांध देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारी बात को नहीं मानते हो तो तुम्हारा खाना पीना हमेशा के लिए बंद करा दूंगी। फिर जब तुम भूख से एकदम परेशान हो जाओगे तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा, और अगर इसके बाद में तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी और हिंदुस्तान की सरजमी पर तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाएगी। दोस्तों, ये सब सुनकर दिनेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वह अपनी बीवी को सोचने लगता है और वह अपनी बीवी के बारे में सोचने लगता है कि मेरी बीवी तो विधवा हो जाएगी और मेरे पिताजी मेरे बगैर कैसे रहेंगे, उनका देखभाल कौन करेगा। दोस्तों, वो यह सब सोचकर बहुत परेशान हो जाता है और मजबूरी में इनकी ये बातों को मान लेता है। दोस्तों, उसके बाद में अब वह कई सालों तक मर्द वैश्या का काम करता है, यानी कि वो जो मल्लिकाएं होती हैं कई औरतों को अपने ही घर पे बुलाते हैं और उसके बाद में यौन शोषण कराने लगते हैं। दोस्तों, लेकिन वह दिनेश बेचारा मरता क्या ना करता, वो सभी औरतों के साथ ऐसा करने लगता है। दोस्तों, इसी बीच में जो दिनेश का पासपोर्ट होता है वह एक्सपायर हो जाता है, यानी कि वहाँ की जो उसकी आईडी होती है वह भी एक्सपायरी डेट हो जाती है। लेकिन दिनेश जब ये अपनी बात मालकिन को बताता है तो उसकी मालकिन कहती है कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, ये चुटकियों में हो जाएगा, तुम्हारा पासपोर्ट जो है फिर से रिन्यूअल कर दिया जाएगा। दोस्तों, बस क्या था, अगले ही दिन वह कहते हैं कि ऐसे ऐसे ऑफिस में वहां पर तुम अपने पासपोर्ट को लेकर चले जाओ और तुरंत तुम्हारा वहां से काम हो जाएगा कि एक हफ्ते के बाद तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यूअल होकर फिर से तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारी आईडी भी तुम्हें फिर से मिल जाएगी। उसके बाद जो है दिनेश पासपोर्ट ऑफिस में जाता है और अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, उसके बाद में जब उसका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता है तो उसकी आईडी भी लग जाती है। तो दिनेश अपने मालकिन से कहता है कि मुझे पासपोर्ट के लिए जाना है, आज मेरा पासपोर्ट आ गया होगा। उसके बाद में उसकी मालकिन और उसकी छोटी मालकिन भी यानी उसकी बेटी भी दोनों कहती हैं कि दिनेश, जाओ तुम अपने पासपोर्ट को ले आओ, उसके बाद में तुम अब हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर पर रह जाओ और अपने घर पर मत जाओ। दोस्तों, ये सब सुनकर दिनेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन उनके सामने कहता है कि मालकिन, मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा है, मैं इंडिया को भूल चुका हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं कहता तो वह और भी फंस जाता। अगर वो कहता कि मालकिन मुझे अब जाने दो, देर हो रही है, मुझे पासपोर्ट लेने जाना है, उसके बाद में वो कहते हैं कि जाओ दिनेश, पासपोर्ट लेकर बहुत ही जल्द आना, क्योंकि तुम्हें हमें ऑफिस छोड़ना है और हमारी बेटी को कॉलेज में छोड़ना है। दोस्तों, दिनेश जाता है पासपोर्ट ऑफिस में और वहां से पासपोर्ट लेता है और वो इनके पास में नहीं आता बल्कि वह एयरपोर्ट निकल जाता है और वहीं पर इंडिया के लिए टिकट निकालता है और उनकी गाड़ी को छोड़ करके एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है। दोस्तों, उसके बाद में ये दोनों जो मालकिन होती हैं बहुत ही फोन लगाती रहती हैं, लेकिन दिनेश फोन नहीं उठाता है और फोन जब उठाता भी है तो कहता है कि मालकिन थोड़ा इंतजार करो, मैं बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ है, थोड़ी शांति होगी तो मैं अभी फोन करूंगा और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास आ जाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद में वह दोनों इंतजार करने लगती हैं और उसके कमरे पर और भी महिलाएं दिनेश का इंतजार कर रही होती हैं। वह अपनी
हवस का भूख शांत करने के लिए उसी का इंतजार करती रहती हैं। दोस्तों उसके बाद दिनेश अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेता है और प्लेन में जब बैठ जाता है, जब जहाज हवा में उड़ जाती है, उसके बाद में वह मुंबई उतर जाता है। मुंबई उतरने के बाद में वह अपने मोबाइल का स्विच ऑफ खोलता है तो दिनेश बहुत ही कर्रा कर्रा जवाब देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ में ऐसा ही करना था तो तुम खुले आम अपनी जवानी का किसी मर्दों के साथ में क्यों नहीं कर सकती हो? क्या दिनेश ही मिला था तुम्हें अपनी हवस को मिटाने के लिए? उसके बाद में दिनेश उनको बहुत खूब खरी खोटी सुनाता है, बहुत सी गालियां देता है और कहता है कि भूल जाओ तुम दिनेश को, दिनेश तुम्हारी चंगुल में फंसा हुआ था, दिनेश तुम्हारी जाल में फंसा हुआ था, दिनेश इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा घिनौना काम कर रहा था, नहीं तो दिनेश जिस टाइप का इंसान था वैसा उसके गाँव में कोई भी लड़का नहीं होता था। ये सब सुन करके वह दोनों महिलाएं जो सऊदी की महिलाएं होती हैं वह बहुत ही गुस्से में हो जाती हैं और लेकिन करें तो क्या करें, पंछी उनके हाथ से उड़ गया था। दोस्तों उसके बाद में दिनेश जब अपने घर पर आता है तो उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने सुहाग के कमरे को बहुत ही अच्छी तरह से सजा करके रखती है कि आज मेरा साजन आने वाला है या फिर उसका साजन आएगा। उसके बाद में दिनेश के पिताजी भी बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा आज वर्षों बाद सऊदी से अपने घर पर आया हुआ है। दोस्तों रात हो जाती है, दिनेश अपनी बीवी के कमरे में नहीं जाता है और वह बाहर ही सो जाता है, लेकिन दिनेश की पत्नी उसे ले जाती है अपने कमरे में। तो दिनेश कहता है कि देखो रूपाली, मुझे बहुत ही नींद आ रही है, आज मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है, लेकिन दिनेश अपनी रूपाली जो उसकी पत्नी होती है उसको अपना शारीरिक सुख नहीं देता है। फिर रूपाली कहती है कि साजन मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर मुझसे कोई भूल हो गई है, मुझसे तुम नाराज क्यों हो और हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? दोस्तों दिनेश का इन सब चीजों से बहुत ही मन ऊब गया था, क्योंकि सऊदी अरब में दिन रात वह यही काम कर रहा था। दिनेश इन सब चीजों से बिल्कुल ऊब गया था। वह कहने लगता है कि रूपाली मैं एक बात बताऊंगा, तुम बर्दाश्त कर सको तो मैं बताऊंगा, नहीं तो इस बात को दिल में ही दबा करके रखूंगा। फिर रूपाली कहती है कि मुझे बताओ इस बात को, क्यों तुम हमारी तरफ देख नहीं रहे हो और तुम क्यों हमें प्यार नहीं कर रहे हो? उसके बाद में दिनेश कहता है कि मैं बहुत ही बुरी तरह से रूपाली फंस गया था, मैं तुमसे जो वादा किया था, तुमसे जो कसमें खाई थी, जो वादे कसमें हमारे टूट चुके हैं, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा हूँ। उसके बाद में रूपाली कहती है कि ये सब पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। उसके बाद में जब दिनेश उसे सारी बात बताता है, उसकी रूपाली जो उसकी बीवी होती है वह बहुत ही रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा सदमे में डूब जाती है, लेकिन पल भर में वह फिर हंसने लगती है। लेकिन रूपाली कहती है कि जाने दो, क्या करोगे, ये तो आपकी मजबूरी थी। दिनेश कहता है अगर ऐसा नहीं करता तो वो लोग मेरी जान ले लेते, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि आज तुम मेरा जो मुंह देख रही हो तो इसी की वजह से देख रही हो, नहीं तो मैं नहीं तो मेरी लाश तुम्हारे पास आती। लेकिन अब उसके बाद में रूपाली कहती है कि चलो जो भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि ये सब चीजें मेरे सामने नहीं हुई हैं और मैं अपनी आंखों से नहीं देखी हूँ, इसलिए मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। आज के बाद मैं आपको इस घर से सऊदी तो क्या किसी छोटे से भी शहर में भी नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ में ही रखूंगी, क्योंकि पैसा तो हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद में उसके पिता भी यह बात को जान लेते हैं और वह दिनेश को हमेशा हमेशा के लिए परदेश नाम के शब्द को अपने दिल से दिमाग से निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये थी दिनेश और सऊदी की दो महिलाओं की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।